तो नेक्स्ट है हमारा परचेज ऑफ स्टॉकिंग ट्रेड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितनी चीज़ें हमने खरीदी और उसे बिना किसी प्रोसेसिंग के हमने कस्टमर को बेचा। कई बार हमारा बिजनेस इस टाइप का होता है कि हम चीज़ें बनाते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, हम गए मार्केट से, हमने कोई चीज़ खरीदी ज़्यादा क्वांटिटी में और हमने उसको डायरेक्ट कस्टमर को हमने बेच दिया। हमने इस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं करी। तो उसी चीज़ को हम कहते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो ये आमतौर पे आपको कौन सा सेक्टर में मिलेगा जहाँ पर हम चीज़ें खरीदते और बेचते हैं, यानी कि जो रिटेल सेक्टर होता है उस सेक्टर में आपको ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये रहा जो हमारे रिटेल सेक्टर होता है। अब नेक्स्ट है हमारा चेंजेस इन इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। यानी इन्वेंट्री में कितना चेंज आया, ठीक है, लेकिन वो कौन सी इन्वेंट्री की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने बात करा था कि इन्वेंट्री तीन टाइप की होती है, रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। WIP का मतलब क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस, यानी ऐसी इन्वेंट्री जो कि जिस पे अभी काम चल रहा है, वो भी पूरी तरीके से वो रेडी नहीं है, बट वो रॉ मटेरियल भी नहीं है। और जो हमारे फिनिश गुड्स हैं उनके बीच में, ठीक है, उनमें कितना चेंज आया। एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टूवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स is retained in inventory until the goods are disposed. This item line represents the difference between opening balance and closing balance of work in progress and finished goods. तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसे शॉर्ट में गैप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा गैप है, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो ये कहता है कि अगर किसी अगर किसी गुड्स पे कोई अगर खर्चा इनकर्ड हो गया है, ठीक है, तो वो तब तक उसके अंदर इंक्लूड रहेगा जब तक कि हम उसको सेल आउट नहीं कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बोला है एक्सपेंडिचर इनकर्ड टूवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज रिटेन इन इन्वेंट्री अंटिल द गुड्स आर डिस्पोज्ड। ठीक है, मतलब कि जब तक कि गुड्स हमारे सारे बन के रेडी नहीं हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ गुड्स ऐसे होंगे जो कि डिस्पोज हो चुके हैं, मतलब कि वो पूरे रेडी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे वर्किंग प्रोग्रेस में हैं। ठीक है, तो अगर हमें वो पता लगाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस और जो फिनिश गुड्स है हम वो देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इससे हमें पता क्या चलेगा, मतलब कि चलो ठीक है, ये तो पता चल गया कि हाँ की वर्किंग प्रोग्रेस और जो फिनिश गुड्स है, ठीक है, बट इससे एक्चुअल में हमारा लेना देना क्या है। देखिए, मान लेते हैं कि लास्ट ईयर जो चेंज इन इन्वेंट्री था वो था अराउंड 1 लाख। ठीक है, अराउंड 1 लाख था। अब हो गया है, अब वही जो इन्वेंट्री मतलब जो चेंज है वो हो गया है 10,000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी राइट नाउ जो कंपनी है, ठीक है ना, वो ज़्यादातर गुड्स अपने वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाई है। अब आप खुद सोचिए कि अगर वो अपने वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स को अगर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी तो तो वो सेल आउट कैसे होगा। तो इसीलिए ये सेक्शन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी ओपनिंग बैलेंस है और जो क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, चाहे वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का हो या फिर फिनिश गुड्स का हो, वो हम चेक करते हैं। तो यानी जैसे अगर मान लेते हैं कि ओपनिंग में, यानी कि जब अकाउंटिंग ईयर हमारा स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पर हमारे पास जो वर्किंग प्रोग्रेस वाली जो इन्वेंट्री थी वो 1 लाख थी और क्लोजिंग में थी 10,000। तो मतलब 90% हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है फिनिश गुड्स में। और उसी तरीके से अगर हम बात करें फिनिश गुड्स की, तो मान लेते हैं कि ओपनिंग में जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ था उस टाइम पे हमारे पास 50,000 की थी, बट अब हमारे पास है 5,000 की। तो इसका मतलब ये है कि 45,000 की तो हमने सेल आउट हमने कर दी है। सो नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट हमें क्या बताता है? एम्प्लॉय कॉस्ट हमें ये बताता है कि एम्प्लॉयज़ को हमने कितनी सैलरी पे करी है, कितने हमने उनको बेनिफिट्स दिए हैं, ठीक है, और उनके ऊपर कितना खर्चा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें। मतलब मेनली जो खर्चे एम्प्लॉयज़ के ऊपर हुए हैं, तो अगर वो खर्चे हमें चेक करने हैं तो हम एम्प्लॉय कॉस्ट वाला जो सेक्शन है हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है, नोट्स ऑफ अकाउंट भी दिया होता है, तो नोट्स ऑफ अकाउंट में हम जा सकते हैं, हम एक एक चीज़ हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमें सबसे पहले दे रखा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस।
ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो ये हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहाँ पे अलग अलग तरीके से ये लिखा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है नोट्स टू अकाउंट दे रखा है इसका 20। तो जब अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें मतलब जो एम्प्लॉय के ऊपर जो खर्चे हैं वो कौन कौन से हुए हैं। तो ये रहा, हम आ गए नीचे। देखिए नोट्स टू अकाउंट नंबर 20, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस। तो यहाँ पे सैलरी और जो अलाउंसेस और जो बोनस वगैरह हैं उस पर इतना खर्चा हुआ है, ठीक है। और प्रोविडेंट फंड या फिर और जो अदर फंड हैं उस पर इतना खर्चा हुआ है। और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, तो उस पर इतना खर्चा हुआ है हमारा, ठीक है। और ध्यान रहे ये ना जो फिगर है हमारी ये लैक्स में है। ये देखिए ऊपर देखिए, ये लैक्स में फिगर हमें दे रखी है। तो यहाँ पे इन्होंने लास्ट में एक लाइन दे रखी है, द कॉस्ट इंक्लूड्स एन एनुअल प्रोविजन टूवर्ड्स रिटायरमेंट बेनिफिट अर्न बाय एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द ईयर। तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज जो हैं कुछ एम्प्लॉयज़ को कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी देती हैं, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। अब ये होता क्या है, देखिए अगर हम कोई भी असेट अगर हम बाय करते हैं तो हम ये जूम करते हैं कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। या फिर आप खुद आप ये देखिए कि अगर आप कोई भी चीज़ आप ख़रीदने जाते हैं मार्केट से, आप उसको लेकर आ गए तो इमीडिएट उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आप उसको मार्केट में उसी प्राइस पे बेचने जाओगे तो 99% चांसेस हैं कि वो उससे कम प्राइस पे बिकेगा। हाँ, कुछ हो सकता है कि वो आपको उसी प्राइस पे वो बिक जाए उस टाइम पे, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि क्योंकि अब उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, यानी जो उसकी क्वालिटी है, लोगों लगेगा यहाँ की कम हो गई, या फिर अगर मैं उसी प्राइस पे खरीदूंगा तो इससे बढ़िया है कि मैं जो कंपनी है मैं वहाँ पे जाके मैं उसको बाय कर सकता हूँ। तो उसी तरीके से जब भी हम कोई एसेट खरीद के लाते हैं तो हम ये जूम करते हैं कि अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो ये हमें तो इसके यूज़ करने की वजह से इसकी जो वैल्यू है वो इतनी कम हो जाएगी, ठीक है। लेट्स से कि अगर हम 1 लाख रुपए की अगर हम कोई मशीनरी खरीद के लेकर आए हैं और हमने उसको हम उसको 1 साल यूज़ करेंगे, तो हमने कहा ठीक है कि 1 साल में हमारे हिसाब से इसकी वैल्यू 20,000 कम हो जाएगी। यानी 1 साल बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 80,000 रुपये। तो ये जो 20,000 रुपये जो हमने वैल्यू हमने लेस करी है इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन, या फिर आप बोल सकते हो अमोर्टाइजेशन। बट अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन ये मतलब इनका जो मीनिंग है वो सेम है, बट ये अलग अलग असेट्स के लिए यूज़ होती है। अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा और डीप में समझते हैं, ठीक है। देखो डेप्रिसिएशन यूज़ होता है उन चीज़ों पे जिसको हम टच कर सकते हैं, मतलब ऐसे असेट्स पे जिनको हम टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल असेट्स होती हैं, जैसे मशीनरी हो गया, बिल्डिंग वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें। तो अगर हम बात करें अमोर्टाइजेशन की, तो अमोर्टाइजेशन जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है हमारी इंटेंजिबल असेट्स पे, यानी कि जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, जिससे सॉफ्टवेयर हो गया, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ठीक है, ट्रेडमार्क। तो इनका भी एक टाइम पीरियड होता है क्या कि ये इतने साल तक ये यूज़ होगा या फिर इतने साल तक चलेगा। देखिए जैसे अगर हम कोई ट्रेडमार्क करवाते हैं या फिर हम कोई कॉपीराइट लेते हैं, ठीक है, तो यानी कि वो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, हम एक फ़ी पे करते हैं ना। तो भी हम ये भी मान के चलते हैं कि इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी। यानी जैसे अगर मैंने पेटेंट्स करवाया 20 साल का, 20 ईयर्स का, ठीक है, तो उसके लिए मैंने कुछ सर्टेन अमाउंट मैंने पे करा होगा। तो हर साल उस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और 20 साल पूरे होने पे पूरी ख़त्म, ठीक है। तो अगर हम इंटेंजिबल असेट्स की बात करें जिनको हम छू नहीं सकते हैं, उन पे जब असेट्स मतलब उन पे जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मतलब जब उनकी वैल्यू कम होती है, ठीक है, तो उसे हम डेप्रिसिएशन ना बोल के हम उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो उसी तरीके से एक होता है हमारा डिप्लीशन। डिप्लीशन चार्ज होता है नेचुरल रिसोर्सेज पे। मान लेते हैं हमारे पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं असेट के तौर पे, जैसे माइनिंग हो गई, ठीक है, हमारे पास एक कोयले की खदान है, तो उसमें से हम कोयला निकाल रहे हैं, तो उसमें तो कोयला जो है वो लिमिटेड है, तो जितना कोयला निकालेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जा रही है। तो उस पर तो वहाँ पर जो उसकी वैल्यू में कमी आएगी तो उसे हम बोलेंगे डिप्लीशन, ना कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे इन्होंने बोल रखा है कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि असेट की जो वैल्यू है वो ग्रेजुअली वो कम होती रहती है, ठीक है, परमानेंट बेसिस पे। हम ये मान चलते हैं कि हाँ कि एवरी ईयर इसकी वैल्यू इतनी इतनी वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो उसका रीज़न कोई भी हो सकता है। हो हो सकता है कि हाँ कि हम उसका यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आउटडेटेड हो गई हो, या फिर टाइम की वजह से, ठीक है, या फिर जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी आउटडेटेड हो गई है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है। तो डेप्रिसिएशन अब चार्ज कैसे किया जाए, मतलब अब हमें असेट की वैल्यू कम करनी है, तो कितनी वैल्यू हम कम करें, क्वेश्चन ये आता है। तो इसके लिए हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ठीक है, वो हमारा आ जाता है सामने। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हमारा डेप्रिसिएशन के लिए है। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारा 16 है, उसमें ये बताया गया है कि जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमें कौन सा मेथड हमको यूज़ करना है। तो तो जो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है, ठीक है, उसमें क्या बताया गया है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टेक इनटू कंसिडरेशन वे द असेट इज़ यूज्ड, ठीक है, मतलब असेट जिस हिसाब से यूज़ की जाएगी उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। ये हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ये कहता है। थस ए कैब ऑपरेटर में डेप्रिशिएट इट्स फ्लीट बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ए कार can travel in its lifetime, while another company may depreciate based on its useful life measured in years। तो यहाँ पे देखिए एक ही चीज़ यहाँ पे ली गई है, लेकिन दो अलग अलग तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। सपोज इट जैसे कि एक कैब ड्राइवर है, तो वो डेप्रिसिएशन लगा सकता है कि कितना वो चली है, ठीक है, वो उसके हिसाब से। दूसरा, अगर वही जो कैब है एक कंपनी के पास है, तो वो कैसे लगा सकती है डेप्रिसिएशन, कि उसकी जो यूज़फुल लाइफ है ना उसके हिसाब से, मतलब वो कितने कंपनी क्या जूम कर रही है कि वो कितने साल तक वो चल पाएगी, 3 साल, 2 साल, 5 साल। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर असेट एक ही है, बट डेप्रिसिएशन लगाने का जो तरीका है वो अलग अलग है। और यहाँ पे नीचे में देखा अमोटाइजेशन की, अमोटाइजेशन वो किस पे चार्ज होता है, तो वो हम पहले जान चुके हैं कि वो इंटेंजिबल असेट्स पे वो चार्ज होता है। और हर साल जो असेट की वैल्यू है थोड़ी थोड़ी वो कम हो जाती है, चाहे वो हमारी फिक्स असेट्स हो, ठीक है, और चाहे वो हमारी मतलब चाहे वो इंटेंजिबल असेट्स हो, चाहे वो हमारी इंटेंजिबल असेट्स हो। तो नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या है, फाइनेंस चार्जेस रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर टूवर्ड्स इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फ़ी और अमोटाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनकर टूवर्ड्स सिक्योरिटीज़, इंश्योरेंस। तो अब इसका मतलब क्या है, देखिए अब कंपनी मान लेते हैं कि कंपनी ने कोई लोन लिया, तो उस पर क्या पे करेगी, वो इंटरेस्ट पे करेगी। और कई बार जब हम लोन ले जाते हैं तो हमें कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस भी हमें पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो भी एक तरीके की वो हमारी फाइनेंस कॉस्ट है। तो जितना भी हमारा लोन से रिलेटेड जो हमारा खर्चा होता है ना, उसे हम कह सकते हैं कि वो हमारी फाइनेंस कॉस्ट है, ठीक है। जैसे इन्होंने बोल रखा है, इन्होंने प्रोसेसिंग फ़ी हो गया, इंटरेस्ट हो गया हमारा, अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस और इनका टूवर्ड सिक्योरिटी इंश्योरेंस, ठीक है। या फिर हमने एक डिबेंचर्स हमने इशू करे, उस पर कोई खर्चा आया। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू हम आम जनता से हम उधार पे लेते हैं, ठीक है, हम बोरो करते हैं, और बदले में उनको वो जो डॉक्यूमेंट होता है यानी जो डिबेंचर्स होता है उनको देते हैं, ठीक है। उसमें सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह होती है सब लिखी होती है, और हर एक डिबेंचर की कोई ना कोई वैल्यू होती है। और वो जो डिबेंचर होता है वो भी स्टॉक मार्केट पे सेल परचेज होते हैं। नेक्स्ट हमारा अदर एक्सपेंसेस। अब कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम इन सेक्शंस में हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम डाल देते हैं अदर एक्सपेंसेस में। तो जैसे कि इन्होंने लिख रखा है, एक्सपेंसेस दैट आर नॉट independently large are often combined and classified as other expenses. Companies provide notes to accounts that give more detailed disclosure on the same। तो अब कंपनी क्या करती है, अगर आपको ये देखना है कि अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन से खर्चे हैं, तो उसके लिए आप उनका जो नोट्स टू अकाउंट है वो देख सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम इक्विटी अकाउंटेड एंटिटीज़। अब इसका मतलब क्या है,
देखिए हो सकता है कंपनी ने किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी हो और उनके जो इक्विटी है, ठीक है, वो उनके पास है, मतलब हमारे पास है एग्जाम्पल के तौर पे, तो हो सकता है उसमें कोई ना कोई प्रॉफिट हुआ हमको, तो वो हमारा इसमें आता है, ठीक है, वो हमारा इस सेक्शन में आता है, इनकम फ्रॉम इक्विटी अकाउंटेड एंटिटीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्शनल आइटम्स एंड नॉन रिकरिंग आइटम्स। दिस रेफर्स टू द इनकम और एक्सपेंसेस दैट डू नॉट नॉर्मली अराइज अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि ये वो इनकम या फिर एक्सपेंस हो सकते हैं जो कि हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अराइज नहीं होते हैं। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि आमतौर पे जो हमारा नॉर्मल बिजनेस होता है, ठीक है, तो उसमें जो हमारे मतलब जो नॉर्मल हमारा इनकम या फिर जो लॉस है, ठीक है, उसको हटाकर जो हमारी इनकम गेन होती है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स या फिर नॉन रिकरिंग आइटम्स। दे इंक्लूड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल क्लाइमेट्स, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं किसी नेचुरल क्लाइमेट की वजह से हमें कुछ लॉस वगैरह हो गया है, ठीक है, तो उसे हम इसमें, तो वो जो लॉस होगा हम वो इस वाले सेक्शन में हम डाल देते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स में, या फिर बोल सकते हैं उसको नॉन रिकरिंग आइटम्स। टैक्स, टैक्स तो आपको पता ही है कि टैक्स, देखिए जितनी भी कंपनीज होती है वो टैक्स पे करती हैं, ठीक है, बट टैक्स एक्सपेंस ऑफ एन इंडियन कंपनी इंक्लूड 3 कंपोनेंट। मतलब अब टैक्स में 3 चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। पहला है करंट टैक्स, दूसरा है एमिटी टैक्स, तीसरा है हमारा डेफर्ड टैक्स, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं, मैट और करंट टैक्स और हमारा डेफर्ड टैक्स, इसमें पहले हम पढ़ते हैं कि करंट टैक्स क्या होता है। करंट टैक्स रिप्रेजेंट टैक्स पेबल फॉर ए गिवन ईयर अदर देन मैट। तो मैट का मतलब क्या है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स दे रखा है मैट, ठीक है। तो मैट का मतलब क्या है, मैट का मतलब है कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। देखिए होता क्या है कि अब सपोज डेट मान लेते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 1000 करोड़ का, ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 1000 करोड़ का। बट देखिए होता क्या है कि जो भी कंपनीज टैक्स पे करती है, ठीक है, तो जो कंपनी को प्रॉफिट आता है वो उस पर टैक्स पे नहीं करती। अगर जब भी कंपनी को टैक्स पे करना होगा तो उसके लिए जो प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होती है वो अलग तरीके से होती है। तो अगर हमें बैलेंस शीट में 1,000 रुपये अगर हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर हमें बैलेंस शीट पे अगर हमें हमें 1,00,000 रुपये का हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ की कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी 1,000 रुपये पे करेगी। क्योंकि होता है कि जो कंपनीज होती है ना, अगर उनका बिजनेस कुछ स्पेशल टाइप का है जिसमें उनको कुछ छूट वगैरह मिल रही है, तो वो लेस होके फिर पता लगाया जाता है कि कंपनी का जो इनकम है वो कितनी है, और उस पर फिर टैक्स कैलकुलेट होता है। तो अब हमें दिखाई दे रहा है कि 1,000 का है, लेकिन जब हमारी बात आई कि हमें टैक्स पे करना है, तो कंपनी ने जो भी छूट वगैरह थी वो सब माइनस करके फिर उन्होंने दिखाई 100, यानी यहाँ पर 1,000 करोड़, यहाँ पे 100 करोड़, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि अब इस पे जो हमारा टैक्स बना, ठीक है ना, इस पे जो हमारा टैक्स बना वो बन गया हमारा 500 करोड़ का, सॉरी 50 करोड़ का, और उस पे जो हमारा टैक्स बना वो मान लेते हैं 10 करोड़ का। तो ये वो है जो हमको शो हो रहा है, यानी हम लोगों को, हम इन्वेस्टर लोगों को, और ये है जो कि गवर्नमेंट के लिए है, ठीक है, सब छोड़ छाड़ के। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखिए कि जो प्रॉफिट आप शेयर होल्डर्स को शो कर रहे हो, तो हमें कितना शो हो रहा है, हमें शो हो रहा है 1,000 करोड़, और जो प्रॉफिट आप हमें शो कर रहे हो, ठीक है, उस पर आपने टैक्स कैलकुलेट करा, ठीक है, हमने कर लिया क्या। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो आपको पे करना होगा हमें, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो आपको हमें पे करना होगा। तो पे करना चाहिए कंपनीज को 10 करोड़, बट ये जो एक्ट आया था, ठीक है, मैट मैट वाला जो एक्ट आया था, उसकी वजह से कंपनी को पे करना पड़ेगा 50 करोड़। तो ये एक्ट जो है वो 1996 में आया था, इसके बारे में आप यूट्यूब पे आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो वो इसीलिए आया था क्योंकि उस टाइम पे कंपनीज ने मतलब जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इतनी सारी छूट दे दी थी कि जो कंपनीज थी, ठीक है, उनका कोई टैक्स बनता ही नहीं था, उनका ज़ीरो टैक्स बनता था।
बट दूसरी तरफ वो जो इन्वेस्टर थे उनको दिखाते थे कि हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है। बट दूसरी तरफ जब बात आती थी टैक्स पे करने की, तो वहाँ पर वो अपनी जो छूट वगैरह वो सब दिखा के वो दिखाते थे कि हाँ कि उनको टैक्स जो है वो, उनका टैक्स जो है वो ज़ीरो है। तो इसी चीज़ का क्या था, सोल्यूशन निकाला गया था मैक्ट एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो जो प्रॉफिट हमको शो हो रहा है और जो प्रॉफिट वो गवर्नमेंट शो कर रही है, उस पर जो टैक्स पे करना है उनमें से जो ज़्यादा होगा वो गवर्नमेंट को वो पे करेंगे। तो अब समझते हैं कि डेफर्ड टैक्स इनकम क्या होती है या फिर एक्सपेंस क्या होता है। तो डेफर्ड टैक्स इनकम या फिर एक्सपेंस ये अराइज होता है, बट इसकी वजह से हमारे ऊपर कोई कैश का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हमने टैक्स पे करा, ठीक है, लेकिन अब हुआ ये कि जो अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग है, अब होता है जैसे कि हमने अभी बात करी मैट में, ठीक है, कि एक प्रॉफिट है जो हमें शो हो रहा है, एक प्रॉफिट है जो कि गवर्नमेंट को शो हो रहा है, बट दोनों डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि टैक्स के हिसाब से जो प्रॉफिट है वो अलग तरीके से वो कैलकुलेट किया जाता है। तो हो सकता है कि जो हमने टैक्स पे करा हो, ठीक है, हमने टैक्स पे करा, फिर गवर्नमेंट को पता चला कि यार इन लोगों ने तो ज़्यादा पे कर दिया, इन लोगों ने तो ज़्यादा पे कर दिया। तो उस केस में क्या होगा कि फ्यूचर में जब हम टैक्स पे करेंगे तो उसमें वो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा डिडक्ट। बट कई बार ऐसा होता है कि हमने टैक्स पे करा, फिर गवर्नमेंट ने कैलकुलेट करा तो पता चला कि हमने टैक्स पे कर दिया है कम। तो यानी कि अभी फ्यूचर में हमारे लिए ऑब्लिगेशन हो गई। तो यानी फ्यूचर में हम जब भी हम टैक्स पे करेंगे तो हमें थोड़ा सा और हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो डेफर्ड टैक्स है वो इनकम भी हो सकता है और हमारी एक्सपेंस भी हो सकता है।